बीए भाग प्रथम में समाजशास्त्र के सिद्धांत पुस्तक में हम समाजीकरण का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने समाजीकरण का अर्थ, परिभाषा और समाजीकरण के स्तर एवं प्रक्रिया का अध्ययन किया। आज हम समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण या संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण का तात्पर्य है कि हम समाज की बातों को कौन कौन सी संस्थाओं के द्वारा सीखते हैं। हमने कहा था कि हमारी जो प्राथमिक संस्थाएं हैं, जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, विवाह एवं नातेदारी समूह है, ये हमें समाजीकरण सिखाती हैं। इसके साथ ही दैतिक संस्थाएं हैं, जैसे विद्यालय है, धार्मिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक संगठन हैं। ये भी हमें समाजीकरण करना सिखाती हैं। व्यक्ति क्या करता है, इन संस्थाओं एवं समूहों से जितना अनुकूलन करता है, समाजीकरण उतना ही सफल होता है। अतः समाजीकरण की प्रक्रिया को समाजीकरण को सीखने के लिए हमें कौन कौन सी संस्थाएं काम में आती हैं, कौन कौन सी संस्थाएं हमें समाजीकरण की प्रक्रिया को सिखाती हैं। तो सबसे पहले समाजीकरण हम सीखते हैं परिवार से। देखिए, समाजीकरण करने वाली संस्थाओं में परिवार है वह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बालक परिवार में ही जन्म लेता है और सर्वप्रथम परिवार के सदस्यों के ही संपर्क में आता है। परिवार में ही उसे समाज के रीति रिवाजों, लोकाचारों, प्रथाओं एवं संस्कृति का ज्ञान कराया जाता है। समय और महत्व की दृष्टि से परिवार समाजीकरण करने वाली प्राथमिक संस्था है। बच्चा यदि मूल परिवार का सदस्य है तो उसे 4 प्रकार की भूमिकाओं का ज्ञान होता है। वे हैं पति पिता, पत्नी माता, पुत्र भाई और पुत्री बहन। चूँकि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, अथवा विश्व के सभी समाजों में समाजीकरण की आधारभूत संस्था है। जेल्डिच ने 56 समाजों का मानवशास्त्रीय अध्ययन करके समाजीकरण में माता पिता की भूमिका का पता लगाया। सभी समाजों में पिता होता है वह साधक नेतृत्व है, तथा माता है वह भावात्मक नेतृत्व प्रदान करते हैं। साधक नेता के रूप में पिता ही खेत एवं व्यवसाय का मालिक होता है, शिकार में अगुवा होता है, सभी शिकायतें उसी के पास आती हैं, वही उनका निर्णय करता है और बच्चों को दंड देता है, उन्हें अनुशासन और नियंत्रण में रखता है। परिवार में माता बच्चे के लिए भावात्मक भूमिका निभाती है, वही परिवार में मध्यस्थता करती है, समझौता करने का कार्य करती है, परिवार में झगड़ों को शांत करती है और वैमनस्य को दूर करती है। माता का व्यवहार बच्चे के प्रति स्नेहमय, घनिष्ठ, हितैषी और भावपूर्ण होता है। वह उदार व दंड न देने वाली होती है। सभी समाजों में पत्नी पति से भावात्मक दृष्टि से बढ़कर होती है। रोब जमाने वाली औरतें समाज में अच्छी नहीं मानी जाती। पुत्र सदैव पिता के समान और पुत्री माँ के समान बनना चाहती है। इस प्रकार बच्चे पर माता पिता का सर्वाधिक प्रभाव होता है। परिवार के अन्य सदस्यों एवं भाई बहनों का भी बच्चे के समाजीकरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सदस्यों के पारस्परिक प्रेम, सहयोग, त्याग, अधिकार, बलिदान, सेवा, कर्तव्यनिष्ठता आदि से बच्चे में भी सद्गुण जन्म लेते हैं। परिवार में आयु, लिंग एवं पद की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के व्यक्ति होते हैं, जिनके संपर्क से बच्चा उनके आचरणों का अनुकरण करता है। वह माँ, बहन तथा पिता और भाई में लिंग भेद होने से विषम लिंगियों के प्रति समाज में प्रचलित व्यवहारों एवं मूल्यों को ग्रहण करता है। इसी प्रकार से परिवार में छोटी व बड़ी सभी आयु के व्यक्ति होते हैं। बड़े छोटों के प्रति अधिकारों का एवं छोटे बड़ों के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं, जिसे बच्चा ग्रहण करता है। समाजीकरण का दूसरा अभिकरण है वह है क्रीड़ा समूह, प्लेग्राउंड। देखिए, समाजीकरण की दृष्टि से बच्चे के लिए मित्रों का समूह अथवा खेल समूह एक महत्वपूर्ण प्राथमिक समूह है। परिवार के बाद वह अपने हमजोलियों एवं खेल के साथियों से संपर्क में आता है, तो उसके हम उम्र होते हैं, ये लोग उसे अपनी परिस्थितियों, वर्ग के मूल्यों से परिचित कराते हैं।
खेल समूह में बच्चा खेल के नियमों का पालन करना सीखता है। वह दूसरों के नियंत्रण में रहना और अनुशासन का पालन करना भी सीखता है। उसमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं तथा लोगों को नियंत्रण एवं अनुशासन में रखना भी सिखाता है। वह खेल में हार और जीत होने पर परिस्थितियों से अनुकूल करना सीखता है। खेल के दौरान ही वह पारस्परिक सहयोग, प्रतिस्पर्धा और स्वस्थ संघर्ष की भावना भी ग्रहण करता है। समय आने पर बच्चा कानून और व्यवस्था का प्रतीक बन जाता है। जब कोई खेल के नियमों को तोड़ता है तो वह उसका विरोध करता है तथा स्वयं नियमों का एक रक्षक बन जाता है। अन्य समूह की भांति क्रीड़ा समूह भी पुरस्कार या दंड के द्वारा अपने सदस्यों के व्यवहार को स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। रिजमैन ये मानते हैं कि खेल समूह वर्तमान समय में समाजीकरण करने वाला एक महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि आजकल व्यक्ति मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देश के लिए अपने हम उम्र के लोगों पर अधिक निर्भर करता है। इसलिए व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए मित्रों की सलाह को अधिक महत्व देता है। रिजमैन का मत है कि आज का व्यक्ति दूसरों द्वारा अधिक निर्देशित होता है, जबकि ग्रामीण व आदिम समाजों में लोग परंपराओं सब निर्देशित होते हैं। मित्रों का समूह मिलने जुलने के अधिक अवसर प्रदान करता है। इससे बच्चा वह ज्ञान प्राप्त करता है जो परिवार के सदस्य नहीं दे पाते, क्योंकि उनका ज्ञान पुराना हो चुका होता है। इस प्रकार खेल समूह में वह नवीन मूल्यों को ग्रहण करता है। अगला अभिकरण या अगली संस्था है समाजीकरण की, वह पड़ोस। पड़ोस का भी बच्चे पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बच्चों को ही नहीं बल्कि युवकों के समाजीकरण में भी पड़ोस का विशेष योगदान होता है। शहरों की तुलना में गांवों में पड़ोस का अधिक प्रभाव होता है। बच्चे अनजाने में ही पड़ोसी से कई बातें सीख जाते हैं। पड़ोस के लोग बच्चे को स्नेह व प्यार में कई नई बातों का ज्ञान कराते हैं। अगला है नातेदारी समूह। देखिए, नातेदारों समूह में रक्त व विवाह से संबंधित सभी रिश्तेदारों आ जाते हैं। हमने नातेदारी की परिभाषा में पढ़ा कि रक्त व विवाह के आधार पर बने हुए संबंधों को नातेदार कहते हैं। भाई बहन, पति पत्नी, पिता पुत्र, साले साली, ससुर सास ससुर, देवर भाभी और अन्य सभी संबंधियों के संपर्क में व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। इन सभी के प्रति उसे भिन्न भिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभानी होती हैं। किसी के साथ घनिष्ठ और हंसी मजाक के संबंध होते हैं तो किसी से परिहार या दूरी बढ़ती जाती है। विभिन्न रिश्तेदार भी बच्चे पर अपना प्रभाव डालते हैं, जिसे वह आत्मसात कर लेता है। समाजीकरण की अगली संस्था या अभिकरण है, वह है विवाह। विवाह का भी व्यक्ति के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। विवाह के बाद लड़के व लड़की को पति व पत्नी की भूमिका निभानी पड़ती है। विवाह के बाद लड़की को नए दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। उन्हें एक दूसरे के लिए त्याग करना पड़ता है, निष्ठा रखनी पड़ती है, दायित्वों का निर्वाह करना पड़ता है। पति पत्नी ही आगे चलकर माता दादा दादी व नानी आदि की परिस्थिति ग्रहण करते हैं। इस प्रकार विवाह के बाद बालक को नई परिस्थिति या भूमिकाएं ग्रहण करनी होती हैं, उन्हें आंतरिकृत करना होता है। इसके अलावा ये सारी जो चीज थी, परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, नातेदारी समूह तथा विवाह, ये हमारी प्राथमिक संस्थाएं थी। और समाजीकरण की जो दैतिक संस्थाएं उनमें है, पहला है शिक्षण संस्थाएं। देखिए, महाविद्यालय या विद्यालय हमारे लिए दैतिक संस्था है। शिक्षण संस्थाओं में बच्चा प्रमुख रूप से गुरुजनों, पाठ्य पुस्तकों एवं साहित्य तथा कक्षा के साथियों से अनेक बातें सीखता है। कोई न कोई अध्यापक उसका मॉडल अवश्य होता है, जिसके अनुरूप वह अपने आप को ढालना सीखता है। अध्यापक के आदर्श, विचार, आचरण तथा रहन सहन के ढंग छात्र भी अपनाता है। छात्रावास में एवं कक्षा में वह अन्य सहपाठियों के संपर्क से अनेक बातें सीखता है। पुस्तकों एवं साहित्य से भी वह नवीन ज्ञान अर्जित करता है। उसकी मानसिक क्षमता का विकास होता है। अज्ञान से ज्ञान की ओर तथा अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ता है। वह देश विदेश के समाजों एवं संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार शिक्षण संस्थाएं व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दैतिक संस्थाओं में दूसरी संस्था वह है राजनीतिक संस्था। व्यक्ति के समाजीकरण में राजनीतिक संस्थाओं का योगदान भी महत्वपूर्ण है। ये संस्थाएं व्यक्ति को आत्मबोध कराती हैं। तानाशाही व प्रजातांत्रिक शासन में भिन्न भिन्न प्रकार का समाजीकरण होता है। तानाशाही सरकार में व्यक्ति के जीवन में सुरक्षा की भावना कम होती है, अतः उसके स्वाभाविक विकास में बाधा पड़ती है।
प्रजातांत्रिक एवं कल्याणकारी राज्य में सरकार लोगों की भलाई, शिक्षा व कल्याण के लिए अनेक कार्य करती है। इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में सुअवसर प्राप्त होते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा भी जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अगली संस्था है आर्थिक संस्था। आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को जीवन यापन के लिए समर्थ बनाती हैं। इनके द्वारा हम यह सीखते हैं कि बाजार, बैंक व दुकान में किस प्रकार के व्यवहार करें। इससे अगली संस्था धार्मिक संस्था। व्यक्ति के जीवन में धर्म का गहरा प्रभाव होता है। ईश्वरीय भय एवं श्रद्धा के कारण वह नैतिकता व अन्य गुणों को ग्रहण करता है। व्यक्ति में पवित्रता, न्याय, शक्ति, सहचरित्रता, कर्तव्यपरायणता, दया, ईमानदारी आदि गुणों का विकास करने में धर्म प्रमुख भूमिका निभाता है। अगला है सांस्कृतिक संस्थाएं। आधुनिक समाज में अनेक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जैसे संगीत अकादमी, नाटक मंडली, कवि सम्मेलन एवं क्लब आदि व्यक्ति के विकास में योग देते हैं। ये संस्थाएं व्यक्ति को अपनी संस्कृति से परिचित कराती हैं। इनके द्वारा व्यक्ति अपनी प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा, साहित्य, संगीत, कला, भाषा आदि से परिचित होता है और ये संस्थाएं उसके व्यक्तित्व के विकास में योग देती हैं। अगली संस्था समाजीकरण की, वह है व्यावसायिक संस्था। व्यक्ति जिस व्यवसाय से लगा होता है उसके मूल्यों को भी ग्रहण करता है। वह व्यवसाय के दौरान अनेक व्यक्तियों से संपर्क में आता है। छोटे व बड़े अधिकारी, एजेंट, मैनेजर आदि के संपर्क से वह व्यावसायिक ज्ञान व गुण ग्रहण करता है तथा प्रशासनिक ढांचे में परिचित होता है। इन सभी संस्थाओं के अतिरिक्त व्यक्ति के किसी अजनबी से संपर्क में आने पर भी उससे एक विशिष्ट प्रकार के व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है। भारत में व्यक्ति जातीय समूह से भी कई बातें सीखता है। जाति के अनुसार उसे खान पान, छुआछूत, विवाह आदि के नियमों का पालन करना होता है। प्रत्येक जाति की अपनी संस्कृति होती है जिसे व्यक्ति को सीखना आवश्यक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति जो बड़ा होता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है और अनेक संस्थाओं के माध्यम से उसका समाजीकरण होता है। धन्यवाद।